नमस्कार। पिछले हफ्ते से ये कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। क्या जम्मू एंड कश्मीर में परिसीमन यानी कि डिलिमिटेशन जरूरी था? पिछले हफ्ते मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर की राजनीतिक हिस्ट्री बताई थी और आज मैं बात करूंगा डिलिमिटेशन के आंकड़ों के बारे में। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन क्या होता है? डिलिमिटेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं लोकसभा की या स्टेट असेंबलीज की, वो निर्धारित की जाती हैं। ये इसलिए जरूरी हो जाता है कि समय के साथ जनसंख्या में बदलाव आता है और इसी वजह से ये जरूरी है कि जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो पॉपुलेशन के हिसाब से वहां उनमें बदलाव किया जाए। इसके लिए जो केंद्रीय सरकार है वो एक डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप करती है। उनका ये काम होता है, ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को रीड्रॉ करें और फिर वो रिपोर्ट पार्लियामेंट में जाती है और अगर पार्लियामेंट पास कर देती है तो जो बाउंड्रीज हैं वो बदल जाती है। हिंदुस्तान में डिलिमिटेशन कई बार हो चुका है आजादी के बाद से। सबसे पहला डिलिमिटेशन 1952 में हुआ था, 1952 में, जो 1951 के सेंसस पर बेस था। उस समय लोकसभा में 494 सीट्स निर्धारित हुई थी और स्टेट असेंबलीज उस समय उनकी सीट्स डिफाइन नहीं हुई थी। अगला डिलिमिटेशन कमीशन 1963 में हुआ जो कि 61 के सेंसस पर बेस था। लोकसभा में 522 सीट्स तब निर्धारित हुई और असेंबलीज में 3771। फिर डिलिमिटेशन हुआ 1973 में जो 71 के सेंसस पर बेस था। उसमें 543 सीट्स लोकसभा की बनाई गई, असेंबलीज में 3997। और लास्ट डिलिमिटेशन 2002 में हुआ था जिसमें लोकसभा सीट्स उतनी ही रही लेकिन असेंबली सीट्स बढ़कर 4123 हो गई। ये 2001 के सेंसस पर बेस था लेकिन 2002 में 84th अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें ये निर्धारित किया गया कि अब डिलिमिटेशन अगला 2026 में होगा जो कि 2021 के सेंसस पर बेस होगा अगर ये आगे और पोस्टपोन नहीं किया जाता है। जून 2018 को जम्मू एंड कश्मीर को गवर्नर्स रूल के अंडर लाया गया। उसके 6 महीने बाद वहां पर प्रेसिडेंट्स रूल लगा दिया गया क्योंकि वहां पर 6 महीने से ज्यादा गवर्नर्स रूल नहीं हो सकता था। उसके बाद 5 अगस्त 2019 को जो आर्टिकल 370 है उसको रद्द किया गया जिसके अंतर्गत स्टेट को स्पेशल स्टेटस मिलता था। जम्मू एंड कश्मीर का पीपल्स एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1957 ये भी रद्द हो चुका था, इसलिए इसको रिप्लेस किया गया एक नए एक्ट से, द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। इस एक्ट के अंतर्गत वहां पर डिलिमिटेशन करना जरूरी हो गया था क्योंकि स्पेशल स्टेटस जा चुका था और नए एक्ट्स आ चुके थे। इसलिए ये एक मौका था कि वहां की स्टेट असेंबली की बाउंड्रीज को दोबारा से बनाया जाए। लेकिन ये क्यों नेसेसरी हो गया? इस एक्सरसाइज को कैरी आउट करने के लिए एक डिलिमिटेशन कमीशन का गठन हुआ 6 मार्च 2020 को। पहले इनको 1 साल में रिपोर्ट देनी थी लेकिन कोरोना की वजह से ये एक्सटेंड हो गया और इन्होंने फाइनल रिपोर्ट मार्च 2022 में सबमिट की है। इस कमीशन की जो हेड थी वो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई थी और इसके अलावा इसमें कई मेंबर्स और भी थे। इसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्रा जी वो इस कमेटी के मेंबर हैं। जम्मू एंड कश्मीर इलेक्शन कमीशन के चीफ श्री के शर्मा, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर फ्रॉम द यूटी हृदय कुमार। इसके अलावा 5 एसोसिएट मेंबर्स थे, फारूक अब्दुल्ला, हसनैन मसूदी, अकबर लोन, ये तीनों नेशनल कॉन्फ्रेंस से थे, जितेंद्र सिंह और जुगल किशोर बीजेपी से थे। एक बात आपको ध्यान दिला दूं, 2002 में ये निश्चित किया गया था एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के थ्रू, कॉन्स्टिट्यूशन भी मॉडिफाई हुआ था
कि 2026 तक डिलिमिटेशन देश में नहीं होगा। उसके बावजूद 2019 का जो JNK का रिप्रेजेंटेशन एक्ट है उसमें ये प्रोविजन डाला गया कि वहां पर डिलिमिटेशन कभी भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर की ज्योग्राफी के बारे में एक बहुत ही संक्षिप्त में मैं डिस्क्राइब कर, इस नक्शे से आप भली भांति परिचित होंगे। टोटल एरिया जम्मू एंड कश्मीर का करीब 2,30,000 स्क्वायर किलोमीटर है। उसमें से भारत के कंट्रोल में इस वक्त 1 लाख के थोड़ा ऊपर 1 लाख के स्क्वायर किलोमीटर से थोड़ा सा ज्यादा एरिया भारत के कंट्रोल में है। बाकी या तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, या वो एरिया जो पाकिस्तान ने चाइना को दे दिया, या चाइना ने अक्साई चीन में जो हमारा एरिया अपने कब्जे में किया हुआ है। जो भारत अधिकृत कश्मीर है उसमें 3 डिवीजन थे। पहला कश्मीर डिवीजन जो करीब करीब 16,000 स्क्वायर किलोमीटर का था। जम्मू डिवीजन जो 26,200 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास, और लद्दाख डिवीजन जो लगभग 60,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास। इस तरह से 1 लाख के स्क्वायर किलोमीटर का एरिया वो भारत के पास है इस वक्त। यहाँ मैं जम्मू और कश्मीर डिवीजन्स का मैप दिखा रहा हूँ। ये असेंबली सीट्स थी 2018 तक, जब तक के आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ था, यह खत्म नहीं किया गया था। उस समय स्टेट में टोटल 87 सीट्स थी, जिसमें से 46 कश्मीर रीजन में, 4 लद्दाख रीजन में और 37 जम्मू रीजन में। कश्मीर डिवीजन एक वैली में है। यहाँ पर जगहों की एक्सेसिबिलिटी ज्यादा आसान है, ये फ्लैट एरिया है। जम्मू का एरिया यहाँ पर पीर पंजाल रेंज क्रॉस करती है। ये बहुत ही ऊंचे यहाँ पर पहाड़ है। यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी जो है वो काफी मुश्किल है। 1918 में जब आर्टिकल 370 खत्म हुआ तो लद्दाख एक नई यूनियन टेरिटरी बन गई, तो यहाँ पर सीट्स घटकर लद्दाख की निकाल दी गई। तो जम्मू और कश्मीर में उस वक्त 83 सीट्स थी, 46 कश्मीर डिवीजन में और 37 जम्मू डिवीजन में। किसी भी डिलिमिटेशन एक्सरसाइज का जो बेसिस है वो होता है जनसंख्या। तो JNK की जनसंख्या लगातार पिछले 70 साल में बढ़ती रही है। 1961 में ये 35 लाख थी, जो बढ़कर 2021 में करीब 1.5 करोड़ हो गई है। सीट्स लगभग उतनी ही रही हैं। 2001 में एक डिलिमिटेशन एक्सरसाइज की थी, जिसके बाद कुछ सीट्स बढ़ाई गई, जो 2019 तक चलती रही। अब एक सीट जम्मू कश्मीर में कितने लोगों को रिप्रेजेंट करती है, ये जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन का मैं अलग अलग आपको दिखाऊंगा। फॉर इंस्टेंस, जैसा कि यूपी की पॉपुलेशन सपोज 23 करोड़ है और वहां पर 403 सीट्स हैं, तो लगभग 5.5 लाख लोगों के लिए एक MLA प्रतिनिधित्व करता है। ये ग्राफ है 1961 से 2021 तक। दी पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड पर सीट पर कितने लोगों का रिप्रेजेंटेशन होता है। 1961 में कश्मीर का करीब करीब 42,800 लोगों पर एक सीट थी और जम्मू रीजन में 51,613 लोगों पर। 2001 के सेंसस के बाद सीट्स में बढ़ावा किया गया, वहां पर फिर 83 सीट्स उस समय हो गई और पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेड पर सीट दोनों जम्मू और कश्मीर में ऑलमोस्ट बराबर हो गए। 1,19,000 के ऊपर एक सीट हुई। इसके उपरांत 2021 तक सीट्स तो उतनी ही रही, लेकिन कश्मीर में पॉपुलेशन बढ़ने की दर ज्यादा रही और जम्मू में उससे कम। तो धीरे धीरे कश्मीर में एक सीट पर 1,80,000 लोग रिप्रेजेंट होने लगे और जम्मू में करीब 1.5 लाख। डिलिमिटेशन का प्राइम बेसिस जो है वो जनसंख्या होता है, इसलिए एक बार जम्मू एंड कश्मीर की जनसंख्या को भी देख लेते हैं। ये ग्राफ दर्शाता है JNK की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, यानी कि जनसंख्या किस दर से बढ़ रही है। 1961 से 2011 तक का डेटा मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। जो पीली लाइन है वो जम्मू एंड कश्मीर की ग्रोथ रेट है। 1961 में ये 1% से कम थी,
फिर 71 में ये 2.5 के ऊपर गई, फिर करीब बराबर रही और अब 2001 से नीचे आ रही है। कश्मीर रीजन ब्लू लाइन में दिखाया है, ये भी 1961 में 1% से थोड़ा ज्यादा था, फिर 2.5 हुई है। 2001 में ये बढ़कर करीब 2.25% है और अब ये गिर रही है 2011 से। जम्मू लाल एरिया में है। जम्मू का पीक आया था पॉपुलेशन का 1971 में, उसके बाद यहाँ की जनसंख्या दर में नीचे आ रहा है और ये इस वक्त करीब 2% से भी नीचे आ चुका है, जो कि भारत की जनसंख्या ग्रोथ रेट के बराबर है। लद्दाख की पॉपुलेशन बहुत कम थी, वो 2001 में पीक हुई है और वो भी कम हो रही है। अब इन सबको अगर हम एक्स्ट्रापोलेट कर दें तो 2035 के आसपास ये सारी ग्रोथ दर हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएंगी। तो इस ग्राफ में मैं केवल कश्मीर और जम्मू रीजन की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नंबर्स आपको साफ दिखेंगे। कश्मीर की ग्रोथ रेट करीब 1% थी 1961 में, जबकि जम्मू की 0.76 थी और आज ये ग्रोथ रेट कश्मीर की 2.4% है और जम्मू की 1.9%। तो पॉपुलेशन पर सीट JNK में लगभग दोनों रीजन में एक तरह से बराबर ही है, एक 1.3 लाख से 1.5 लाख के बीच में। तो ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है कश्मीर और जम्मू के बीच में, इसलिए पॉपुलेशन के जस्ट बेसिस पर डिलिमिटेशन आज करना है ये कोई आवश्यक नहीं है। अब दूसरा फैक्टर जो समझ में आता है वो हो सकता है किसी सीट डेंसिटी, यानी कि पर स्क्वायर किलोमीटर कितनी असेंबली सीट्स एक राज्य में होती हैं। तो इसके लिए अलग अलग हम कश्मीर और जम्मू का डेटा देखेंगे। तो ये चार्ट मैंने बनाया है, ये थोड़ा सा छोटा है, आपके मोबाइल पर शायद नहीं दिखे इसलिए मैं पढ़कर सुना रहा हूँ। जम्मू डिवीजन में 2011 में 711 स्क्वायर किलोमीटर पर एक सीट थी, उस समय 37 सीट्स जम्मू में थी। 2022 में प्रस्तावित 43 सीट्स हैं, उसके हिसाब से 611 स्क्वायर किलोमीटर पर एक सीट आ जाएगी। कश्मीर जो है वो जम्मू से काफी छोटा है, वहां पर 46 सीट्स थी 2011 में, 347 स्क्वायर किलोमीटर पर एक सीट थी, जो अब करीब करीब 340 स्क्वायर किलोमीटर पर एक सीट हो जाएगी। तो ये भी एक उस जगह के एरिया एंड ज्योग्राफी के मुताबिक ये डिस्ट्रीब्यूशन भी ठीक ही लगता है। क्योंकि जम्मू का एरिया कश्मीर से बहुत ज्यादा बड़ा है, इसलिए जम्मू में सीट डेंसिटी कम होना एक स्वाभाविक बात है। अब तीसरा जो पैरामीटर है वो फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली वो जो बचता है वो है रिलीजन। तो चलिए एक अब नजर डालते हैं जम्मू एंड कश्मीर के डेमोग्राफिक डेटा पर। 2011 के सेंसस के मुताबिक वहां की पॉपुलेशन, JNK की पॉपुलेशन करीब 1.25 करोड़ थी। उसमें से 68.3% मुस्लिम्स थे, हिंदू करीब 28.5% और बाकी सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन वगैरह बहुत ही छोटी तादाद में थे। 2021 में JNK की पॉपुलेशन का अनुमान है कि वो करीब 1.5 करोड़ होगी। अब इसी डेमोग्राफिक डेटा को हम देखते हैं कश्मीर और जम्मू की अलग अलग एनालिसिस। इस चार्ट में मैंने कश्मीर का डेमोग्राफिक डेटा दिखाया हुआ है, ये 2011 के सेंसस के मुताबिक है। यहाँ पर कश्मीर वैली में 68,88,475 लोग थे 2011 में। ये करीब करीब 96% या 96.5% मुस्लिम्स थे और 2.5% हिंदूज थे। यहाँ पर 2014 में जो असेंबली सीट्स थी वो 46 थी, एक सीट बढ़ा दी गई है इस इलाके में जो कि अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर 7 सीट्स कर दी गई हैं। डिस्ट्रिक्ट की जो सीट बढ़ी है उसके पीछे भी एक कहानी है, क्योंकि जो रीजन उसमें जोड़ा गया है वो अनंतनाग से बहुत दूर, जो कि पहले जम्मू रीजन में होता था। खैर बहरहाल
ये सीट, एक सीट जोड़ने से ना तो वहां की डेमोग्राफी पर फर्क पड़ेगा, और ना ही अगर इलेक्शन रिलीजियस लाइंस पर होता है तो कश्मीर एरिया में उसका नतीजा या परिणाम कोई उसमें डिफरेंस आने वाला नहीं है। अब देखते हैं जम्मू रीजन। जम्मू में 2011 के हिसाब से 53,78,538 लोग थे। ये टोटल पॉपुलेशन उस समय स्टेट की 1.22 करोड़ थी। यहाँ पर मुस्लिम्स की तादाद 33.33% है और हिंदूज की करीब 62.5% है। ये जम्मू में स्टेट का जो प्रतिशत है पॉपुलेशन का वो 43.8% है। जम्मू रीजन में पहले 37 सीट्स थी 2014 के बाद, और यहाँ पर 2022 में 6 सीट्स ऐड करने का प्रस्ताव है। ये 43 सीट्स हो जाएंगी। टोटल सीट स्टेट्स में 90 हो जाएंगी। ओवरऑल जो पॉपुलेशन में डेमोग्राफिक जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मुस्लिम्स 68.8% है और हिंदूज 28.8%। तो शायद आप अब समझ गए होंगे कि जम्मू रीजन में डेमोग्राफिक बेस पर अगर इलेक्शन रिजल्ट्स आते हैं तो यहाँ पर जरूर फर्क पड़ेगा। पहले जिस एरिया में हिंदू ज्यादा थे वहां से 37 सीट्स थी, अब उसी एरियाज में 43 सीट्स हैं। तो एक विनिंग परसेंटेज बढ़ सकती है किसी भी पार्टी की जो इस एरिया से इलेक्शन जीतती आई है। तो आखिरी स्टेट इलेक्शन 2014 में हुआ था, उसका रिजल्ट एक बार मैं आपको फिर से दिखा देता हूं। ये मैप है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, जहां पे ऑरेंज कलर्स वो एरिया है जहां पे बीजेपी जीती थी, जो पिंक पर्पल कलर है वहां पे पीडीपी जीती थी, जो हरे कलर्स हैं वहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती थी, और जो ब्लू कलर है वहां पे कांग्रेस जीती थी। तो अगर आप देखेंगे बीजेपी ज्यादातर जम्मू के एरिया में ही उसको सफलताएं मिली थी, जबकि पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस है उनको वैली में ज्यादा सफलता मिलती आई है। इस इलेक्शन के बाद बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार बनाई जब मुफ्ती मोहम्मद सईद वहां के चीफ मिनिस्टर बने थे। सीट्स का रिजल्ट कुछ इस तरह था। कश्मीर की 46 सीट्स में से पीडीपी को 25 मिली थी। जम्मू की 37 सीट्स में बीजेपी को बहुमत मिला था, 25 सीट्स जीती थी। और आज के लिए मैं आखिरी फिगर आपको दिखा रहा हूं, जो थोड़ा ध्यान से आप देखिए, क्योंकि ये फिगर मीडिया में कई तरह से तोड़ मरोड़ कर ये डेटा बताया जाता है। ये है हिंदूज और मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट का ग्राफ जेएनके में। अगर आप 1947 से प्लॉट करेंगे तो कुछ इस तरह की ये शेप लेता है। इसमें मुस्लिम्स की ग्रोथ रेट पहले कम होती रही 1981 तक, उसके बाद बढ़ी है और इस समय 68.3% मुस्लिम्स हैं जेएनके में। दूसरी तरफ हिंदुओं की ग्रोथ रेट बढ़ी थी 1947 के बाद, ये पीक की थी 1981 में, उसके बाद ये घट रही है। तो कुछ इस तरह की कहानी बना के बताई जाती है कि जेएनके में मुस्लिम्स की दर मुस्लिम्स बढ़ते जा रहे हैं और हिंदूज कम होते जा रहे हैं, जबकि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं वो ग्राफ जिसमें दोनों ही रेट्स कम हो रही हैं और आने वाले 15-20 साल में ये दोनों ही हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट के बराबर हो जाएंगे। सो जम्मू कश्मीर का गणित बड़ा ही साफ है। ना तो वहां पॉपुलेशन की वजह से डिलिमिटेशन करने की फिलहाल जरूरत थी, ना ही सीट डेंसिटी की वजह से, केवल रिलीजन के बेस पर ये डिलिमिटेशन हो रहा है। अब जम्मू एरिया में अगर आप सीट्स बढ़ा देंगे तो जहां पे बीजेपी पहले स्ट्रांग थी वहां पे 6 सीट्स और आ गई, तो उनको और ज्यादा सफलताएं मिलेंगी। जेएनके की असेंबली अब 90 सीट्स की है, हाफ वे मार्क 45 का है। अगर 43 सीट जम्मू से है तो केवल 1-2 सीट्स की और जरूरत होगी और सरकार बन जाएगी। वो 1-2 सीट सहयोगी पार्टी से या शायद पीडीपी से भी आगे मिल जाएगी। तो एक तरह से बीजेपी की जीत अब आगे सुनिश्चित हो जाएगी जम्मू एंड कश्मीर में।
तो मेरे हिसाब से जेएनके में फिलहाल डिलिमिटेशन की कोई जरूरत नहीं थी। 2026 में अगला डिलिमिटेशन ड्यू है। पूरे देश के साथ जेएनके में भी नई सीट्स निर्धारित हो जाती। दूसरी चीज, 2021 का सेंसस अभी तक आया नहीं है और ये भी जरूरी है क्योंकि जो 84th अमेंडमेंट था उसमें ये कहा गया था कि कोई भी सीट अब ऐड होगी वो 2021 के सेंसस पर होगी। तो ये भी यहाँ पर एक तरह से वायलेशन किया गया है। तो इस एपिसोड को मैं यही खत्म करता हूँ। आशा है आपको अब समझ आ गया होगा जेएनके के डीलिमिटेशन की कहानी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।